हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज की क्लास हमारी टाइप्स ऑफ ऑफर्स के रिगार्डिंग है। क्लास में डिटेल्ड केस लॉज हैं आज और पूरे डिटेल एग्जांपल्स हैं। ओके, और क्लास इंग्लिश में होगी। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इन डिटेल में एक ही टॉपिक को दो बार भी एक्सप्लेन किया हुआ है बीच में मैंने क्लास में, ठीक है। और ये टाइप्स ऑफ ऑफर्स की थोड़ी लंबी वीडियो है, इसलिए आई होप कि मैं इसे 2 पार्ट्स में कवर करूंगा, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ ऑफर्स जो हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है हमारी हाउ मेड की, कि हम ऑफर को कैसे बना सकते हैं। उसमें है 2 कैटेगरीज, एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। ओके, उसके बाद टू हुम मेड की, ऑफर किसको किया जाता है, उसके बेसिस पे हमारी 2 कैटेगरीज हैं ऑफर्स की, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। उसके बाद हमारी तीसरी कैटेगरी है, जो कि पहली 2 कैटेगरीज में ऑफर नहीं आती, उन्हें हमने तीसरी कैटेगरी में डाल रखा है, जो कि है अदर टाइप्स ऑफ ऑफर्स। ओके, इसमें हमारे 3 ऑफर्स हैं, क्रॉस, काउंटर और स्टैंडिंग। इसमें जो ओपन और कंटिन्यूइंग है ये अदर नेम्स हैं स्टैंडिंग ऑफर के। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स ऑफर्स हाउ मेड कैटेगरी में एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर पे। तो जो एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर है ये बेसिकली सेक्शन 9 में बताया गया है, और सेक्शन 9 का जो बेयर एक्ट में टाइटल है वो है बेसिकली प्रोमिसेस हाउ मेड, सॉरी प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये टाइटल है हमारा सेक्शन 9 का बेयर एक्ट में। ओके, तो सेक्शन 9 हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है तो हमारा प्रॉमिस बनता है ना। तो इसी पर्पज से यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है क्या, इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड। यहाँ पे आपको समझ आया प्रॉमिस क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि प्रॉमिस के कॉन्सिक्वेंट एलिमेंट क्या है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। और यहाँ पे ऑफर भी लिखा है, एक्सेप्टेंस भी लिखा है, और किसके लिखे, प्रॉमिस के, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनाता है, इसलिए उन्होंने ऐसे लिख रखा है क्या, इन सो फार एज द, जब तक कोई भी प्रपोजल या कोई एक्सेप्टेंस है किसी भी प्रॉमिस की, अगर वो वर्ड्स में बनाई जाती है, की जाती है, तो हम उस प्रॉमिस को कहेंगे एक्सप्रेस प्रॉमिस। मतलब अगर कोई ऑफर है, वो ऑफर किसी पार्टी को दिया जाता है, या उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दूसरी पार्टी सामने वाली पार्टी को देती है, अगर ये दोनों चीजें कोई वर्ड्स में होती हैं, वर्ड्स मतलब किसी को बोल के, ठीक है, या लिख के, रिटन और स्पोकन, बोल के या लिख के, ताकि सामने वाली पार्टी को एकदम एक्सप्रेसली सामने से पता चल जाए कि हाँ ये चीज ऑफर में, ये चीज दी जा रही है, इस चीज का ऑफर दिया जा रहा है, और उस ऑफर की एक्सेप्टेंस भी हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो वर्ड और है ये बताते हैं क्या, कि अगर प्रपोजल की या किसी और एक्सेप्टेंस की, मतलब दोनों चीज होना साइड बाय साइड जरूरी नहीं है, क्योंकि एक प्रपोजल एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, ठीक है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे दोनों चीजों को इंक्लूड किया, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रपोजल की, पर हम टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़े इसलिए प्रपोजल पे ध्यान रखेंगे, जब एक्सेप्टेंस आएगा तो हम उसमें एक्सेप्टेंस डाल देंगे इसी सेक्शन का, ठीक है। तो किसी भी प्रपोजल में, किसी भी प्रॉमिस के किसी भी प्रपोजल में, अगर वो प्रपोजल वर्ड्स में दिया जा रहा है, चाहे वो वर्ड्स बोल के हों, चाहे वो वर्ड्स लिख के हों, तो हम उसे कहेंगे एक्सप्रेस प्रपोजल। या अगर कोई भी प्रपोजल दिया जा रहा है लेकिन वो वर्ड्स में नहीं दिया जा रहा, मतलब ना ही बोल के दिया जा रहा है, ना ही लिख के दिया जा रहा है, ना ही स्पोकन है, ना ही रिटन है, तो हम उसे कहेंगे ये इम्प्लाइड प्रपोजल है। ओके, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है इस पूरे सेक्शन के वर्डिंग में। ओके, तो अब हम देखते हैं इस सेक्शन से जो हमने निकाला है, एक्सप्रेस ऑफर क्या है। एक्सप्रेस ऑफर बेसिकली एक ऐसा ऑफर है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्सप्रेसली बताती है कि हम इस चीज का ऑफर आपको दे रहे हैं। और वो एक्सप्रेसली कैसे बता सकती है, जब वो अपने माउथ से किसी चीज ऑफर के बारे में सामने वाली पार्टी को बताएगी बोल के, या अपने हाथ से कुछ लेटर्स लिखेगी और वो सामने वाली पार्टी को देगी लेटर्स। ओके, तो अब इसमें हमारा एग्जाम्पल है क्या, कि एक पर्सन है ए, उसने अपना कार ऑफर करी बी को 1 लाख रुपए के लिए। तो अब सपोज करो ए के पास सिर्फ एक ही कार है, तो उसने ए को बोला कि मैं तेरे को अपनी कार, ए ने सॉरी बी को बोला कि मैं तेरे को अपनी कार बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए में। तो ये एक एक्सप्रेस ऑफर है। ओके, ऐसी
ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को सारे सब्जेक्ट अपनी ट्यूशन में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे लिए पढ़ा दूंगा, फ्री में। तो ये भी एक एक्सप्रेस ऑफर है, ठीक है, क्योंकि ये बोल के क्लियर हो रहा है क्या ए बोल रहा है, किसको बोल रहा है, बी को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़ाने का, क्या सारे सब्जेक्ट, कहाँ पे, उसकी ट्यूशन में, कैसे, बिना पैसे के, सब कुछ क्लियर है, एक्सप्रेसली बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सप्रेस वर्ड, तो एक्सप्रेस वर्ड को आप ऐसे समझिए हिंदी टर्म से क्या, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से किसी भी चीज के बारे में बताना, उसे हम कहते हैं एक्सप्रेसली बताना, ठीक है। तो जिस ऑफर में स्पष्ट रूप से उस ऑफर के बारे में सामने वाली पार्टी को बताया जाएगा, वो होगा हमारा एक्सप्रेस ऑफर। अब आप बोलो कि हमने वर्ड्स ऑफ माउथ से तो देख लिया एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, राइटिंग से कैसे। अब अगर मैं मान लो इसी में कर दूं, ए ऑफर्स बी टू बाय हिज अल्टो कार एट ₹1 लाख बाय राइटिंग अ लेटर, तो ये हो गया एक्सप्रेस ऑफर बाय राइटिंग, ठीक है, या बाय राइटिंग एन ईमेल, या बाय राइटिंग अ टेलीग्राम, ठीक है, ये सब हो गया। ओके, सो हमने एक्सप्रेस ऑफर तो देख लिया क्या होता है और उसके एग्जांपल भी देख ली। अब जो एक्सप्रेस ऑफर के केस लॉ हैं, वो केस लॉ आपको पता चलेंगे जब हम बाकी टाइप्स ऑफ ऑफर्स पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कई ऐसी चीजें जो कि एक्सप्रेसली बताई हुई हैं। जैसे एक हमारा केस लॉ आएगा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, ठीक है। ऐसी एक और केस लॉ आएगा हमारा टिन वर्सेस हॉफमैन का। ये सारे जो केस हैं ये उन अदर टाइप्स ऑफ ऑफर्स में भी आएंगे और एक्सप्रेस ऑफर की कैटेगरी में भी आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे केस लॉ के नाम नहीं लिखे। अब हम मूव करते हैं इम्प्लाइड ऑफर की तरफ। तो इम्प्लाइड ऑफर जो है वो एकदम ही उल्टा है एक्सप्रेस ऑफर का, एज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 9, जो फर्स्ट लाइन है इस स्लाइड की। क्या सेक्शन 9 में बताया गया है, कोई भी ऑफर जो कि बिना वर्ड्स के किसी और तरीके से किया जाता है उसे हम कहेंगे इम्प्लाइड ऑफर। मतलब ना ही उस ऑफर के बारे में स्पष्ट रूप से बोल के सामने वाली पार्टी को बताया जा रहा है, ना ही लिख के सामने वाली पार्टी को बताया जा रहा है, बल्कि किसी तीसरे तरीके से बताया जा रहा है, वो सारे ऑफर होंगे इम्प्लाइड ऑफर। मतलब ऐसे समझिए नेगेटिवली कि जो उनसे भी ऑफर एक्सप्रेस ऑफर नहीं है वो सारे इम्प्लाइड ऑफर है, ठीक है। तो ये जो अब इस ऑफर का पता कैसे चले, तो ये एक ऐसा ऑफर है जिसे हम मान सकते हैं कि कंडक्ट ऑफ द पार्टी से, किससे, कंडक्ट ऑफ द पार्टी से हम इसे समझ सकते हैं। ओके, तो जैसे कि पार्टी किसी पर्टिकुलर मैनर में बिहेव कर रही है, कुछ उसके मॉरल हैं, बिहेवियर है, ठीक है, डीलिंग कैसे कर रही है, उसका एक्सपीरियंस क्या, इन सब चीजों से हम उसका कंडक्ट निकाल सकते हैं। ओके, जिसे हिंदी में हम कह देते हैं आचरण, क्या आचरण है उसका, ठीक है, समझ आया। सो अब इसको एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे इसमें इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बताता हूँ। एक पर्सन ने, मैं बस और टैक्सी लिखा है, मैं अपनी देसी इंडियन जो सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट है क्या, ऑटो, ठीक है। अब क्या है, एक पर्सन है ए ने बी को बोला, बी जो है वो ऑटो ड्राइवर है, ओके, कि भैया मेरे को मार्केट तक जाना है, आप मेरे को मार्केट तक ऑटो में छोड़ दो। अब बी जो है ऑटो ड्राइवर, वो उसे ए को बोलता है कि हाँ बैठ जाओ। अब बी ने क्यों बोला ए को कि बैठ जाओ, वो मना भी कर सकता है। क्यों बोला? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इसको अपने ऑटो में बिठाऊंगा और मार्केट तक छोड़ूंगा, ये मेरे को पैसे देगा उसके बदले में। और आप देखो, अगर आप डेली कम्यूटर हो जो डेली जाते हैं, तो उसको तो पैसे वैसे ही पता होता है, 20 रुपये लगेंगे, 30 रुपये लगेंगे, 40 रुपये लगेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही वो मार्केट पहुंचाता है बी ए को, ये अपनी जेब से 20 रुपये दे देता है, बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पता है रेट बी वहां से मार्केट तक आने का 20 रुपये, एक ही जगह से मार्केट तक आने का। तो ए ने कुछ एक्सप्रेसली अपने माउथ से बोला बी को, या लिख के दिया बी को क्या, कि मैं तेरे को 20 रुपये दूंगा अगर तू मार्केट तक मेरे को भेज छोड़ के आएगा। नहीं बोला। क्यों? क्योंकि बी को पता है क्या, कि इसके यहाँ से मार्केट तक जाने का रास्ता 20 रुपये का ही है, और उसको पता है कि बी ए मेरे को पैसे देगा जब मैं उसे मार्केट में छोड़ूंगा। तो ये जो चीज है ये उसके कंडक्ट से पता चली बी को, किसके, ए के कंडक्ट से बी को पता चली। ओके, सो दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर। ओके, सो ऐसी अगर आप देखो एक बिड मतलब किसी भी ऑक्शन में, जैसे आप देखते हो कोई फ्लैट है या कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, उसका ऑक्शन होता है,
तो जहाँ हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की भी चीज़ें कई ऑप्शन होते हैं जो फॉरेन कंट्री से लेके आते हैं, तो उनमें जो बोली लगाना होता है, हम बोली को कहते हैं बिड, तो वो भी एक इम्प्लाइड ऑफर है। अब कोई बंदा बोली क्यों लगाता है, क्योंकि उसे पता है मैं जितनी ज़्यादा बोली लगाऊंगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि मेरे को सामने वाली चीज़ मिलेगी जिसकी मैं बोली लगा रहा हूँ। अब किसी ने तो नहीं उसको बोला कि ऑक्शन में ऐसा होता है ऐसा होता है, उसे पता है ऑक्शन में क्या होता है, तो जो पता है उसे कि ऑक्शन में ये चीज़ होती है, वो एक इम्प्लाइड है, हिडन है, उसके कंडक्ट से पता चल रही है, ठीक है, तो वो एक इम्प्लाइड ऑफर है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने क्या, इन सच अ केस द कंडक्ट में टेक द प्लेस ऑफ अ रिटन और स्पोकन वर्ड्स इन द ऑफर एंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज अ मैटर ऑफ इन्फरेंस, ठीक है, फ्रॉम हिज कंडक्ट एंड द इन्फरेंस इज मोर और लेस इजिली ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस ऑफ द केस, ठीक है। तो ऐसी बाकी एग्जाम्पल भी हैं। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, अनदर कैटेगरी ऑफ ऑफर्स की, ठीक है। सॉरी बीच में केस लॉ रह गया, मैंने आपको एक्सप्रेस ऑफर के तो केस बता ही दिया था कि बाकी टाइप्स ऑफ ऑफर्स में हम पढ़ेंगे, जबकि इम्प्लाइड ऑफर का एक केस है जो कि अपटन वाला केस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाजी मोहम्मद इशाक वाला इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, लेकिन जो ये अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पोवेल का केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो पोवेल है वो हमारा डिफेंडेंट है और जो अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो है हमारी प्लेंटिफ, ओके। सो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बेसिकली जो पोवेल है उसके फार्म पे आग लग गई। अब जब आग लगी, पोवेल ने जो अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है उसमें फ़ोन किया कि मेरे को फायर ब्रिगेड भेजो ताकि मैं आग बुझा सकूं, वो आग बुझाए मेरे खेत की, ओके। अब वहाँ पे क्या था, अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उन्होंने एक स्पेसिफिक ना जोन बना रखी थी। अगर इस जोन के अंदर कहीं भी आग लगती है, इस जोन के अंदर कहीं भी आग लगती है तो वो फ्री में फायर ब्रिगेड की सर्विसेज देते थे, मतलब आग बुझाने के कोई पैसे नहीं लेते थे, लेकिन जहां आग लगी है वो इस जोन के अंदर ही आना चाहिए। एक पर्टिकुलर जोन था, फ्री फायर सर्विस जोन है उसे कहते हैं, ठीक है। अब जो पोवेल है उसका फार्म ना इस जोन के बाहर था, ठीक है। अब जो ये फ्री फायर सर्विस जोन है इसके बारे में पोवेल को नहीं पता था, उसे सिर्फ ये पता था कि जो अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फायर ब्रिगेड है वो फ्री में आग बुझाने आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में फ्री में आग बुझाने आती है। अब उसे तो लगा कि हाँ मेरा एरिया भी मतलब यहाँ वो फ्री में आग बुझाती है तो मैं भी बुला लेता हूँ, तो उसने उसे उसमें बुलाया फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई। अब जब आग बुझाई उसके बाद फायर ब्रिगेड ने पोवेल से पैसे मांगे तो उसके हाथ पैर फूल गए, अरे भाई मैं पैसे क्यों दूं, क्योंकि मैं तो फ्री फायर सर्विस जोन में ही आता हूँ, सारे अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फ्री फायर जोन में ही है, आप तो फ्री में फायर बुझाते हो, मैं क्यों पैसे दूं। तो उसे बताया गया क्या कि भाई एक फायर सर्विस जोन है, उसी के अंदर हम फ्री में आग बुझाते हैं, सारे काउंसिल में नहीं बुझाते आग। आपका जो एरिया, आपका जहाँ पे फार्म है जिस एरिया में, वो फार्म उस फ्री फायर सर्विस जोन के बाहर है, इसलिए हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो मामला कोर्ट चला गया, कोर्ट ने क्या कहा कि पोवेल को पैसे देने पड़ेंगे काउंसिल की फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को। कोर्ट ने फिर एक और चीज कही, क्या कि सबसे पहले देखो पोवेल के फार्म में आग लगी, उसने फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड आई, उसने आग बुझाई, उसके बाद पैसे मांगे। तो जो फैक्ट है कि पोवेल को एक फ्री फायर सर्विस जोन का नहीं पता था, वो एक इग्नोरेंस ऑफ लॉ टाइप चीज हो गई। अगर उसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट का नहीं पता तो हम क्या करें, ये तो सबके लिए सिमिलर है, बाकी जो जितने लोग उस फ्री फायर सर्विस जोन के बाहर हैं। और जब उसने इनकी सर्विसेज लेने के लिए फोन किया तो एक इम्प्लाइड प्रॉमिस भी किया, क्या कि वो पे करेगा, हालांकि उसे पता नहीं था कि पे करना पड़ेगा, पर हम उसे इम्प्लाइडली लेंगे। अगर उसे पता होता कि आग बुझाने का जो उसका एरिया है वो फायर सर्विस जोन में नहीं आता तो ही वुड हैव टू पे, तो हम उसे इम्प्लाइडली लेंगे, क्या कि उसने इम्प्लाइड प्रॉमिस किया पे करने का, ठीक है। तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर भी हुआ, और जो सर्विसेज फायर ब्रिगेड की ली गई थी वो इसलिए ली गई थी एक इम्प्लाइड प्रॉमिस पे, ताकि पोवेल पे करेगा उनको आग बुझाने के पैसे, ठीक है। तो ये केस था इसका। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ ऑफर, जो कि बेसिकली कंसर्न है टू होम मेड, क्या
किसको ऑफर किया गया है। ओके, तो किसको ऑफर किया गया है, सबसे पहले इसमें कैटेगरी है जनरल ऑफर की। जनरल ऑफर मतलब एक होता है कि ऑफर हमने एक पर्टिकुलर आदमी को किया है, ठीक है, पर्टिकुलर। एक होता है हमने जनरली सभी को कर दिया, जितनी पब्लिक है एक एरिया की, तो उन सबको कर दिया हमने ऑफर, ठीक है। तो जो जनरल पब्लिकली ऑफर किया जाता है पूरी पब्लिक को, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जोन सा ऑफर नहीं किया जाता बल्कि पूरी पब्लिक को किया जाता है, हम उसे कहते हैं जनरल ऑफर, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ फर्स्ट पॉइंट में, व्हेन द ऑफर इज नॉट मेड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन बट टू पब्लिक एट लार्ज इट इज नोन एज जनरल ऑफर। एक पर्टिकुलर पर्सन को ना ऑफर देके बल्कि पूरी पब्लिक को ही दे दिया एक पर्टिकुलर उसमें, तो वो एक जनरल ऑफर है, ठीक है। अब हमने देखा है कि ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट भी बनना है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर की एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अब मान लो हमने पूरी पब्लिक को तो ऑफर दे दिया, तो पूरी पब्लिक ने या पूरी पब्लिक के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के उन लोगों के साथ ही जो ऑफर दिया, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के वो लोग जो कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे उन्हीं के साथ ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा। और वो एक्सेप्टेंस भी ऐसा नहीं कि एक ऑफर आया जाहिर खबर में और उसको उन्होंने कहा हाँ हाँ हम मानते हैं ऐसा एक्सेप्ट हो गया, ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस के लिए जो ऑफर में करने को कहा गया है या जो टर्म एंड कंडीशन है, जो पर्सन पब्लिक का उन टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी के साथ वो ऑफर एक्सेप्टेंस माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा, ठीक है। अब मान लो कोई ऑफर है, उसमें सब बंदों ने कह दिया हाँ एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उस ऑफर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पे किसी ने काम नहीं किया, बस बोल के हट गया हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी और वो ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलेगा। जबकि एक ऑफर है जिसको एक्सेप्ट किया गया, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया गया, उसी को हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे अगर टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया जाता है, और वही ऑफर आगे जाके अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बनेगा और वो अमाउंट टू एक्सेप्टेंस करेगा, ठीक है। अब इसी की ये चीज इस पॉइंट में लिखी हुई है, ओके। मूविंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एक पर्सन है, उसका एक डॉग खो गया, उस पर्सन ने सब पब्लिक को ऑफर दे दिया क्या कि जो भी मेरा डॉग ढूंढ के लाएगा मैं उसे एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड दूंगा। अब पब्लिक बहुत है, सारी पब्लिक कहती है हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं। अब सब पब्लिक ढूंढ रही है तो सबके साथ एक्सेप्टेंस हो गया क्या, नहीं। जिस पर्सन को वो डॉग मिलेगा, क्योंकि उसने जो ऑफर की टर्म है, जो बंदा डॉग को ढूंढ के लाएगा वो ही रिवॉर्ड पाएगा। तो जो पर्सन ऑफर में, जो पर्सन डॉग को ढूंढ के लाएगा मालिक को देगा, वो ही माना जाएगा कि उसने ऑफर में जो काम कहा गया था कि डॉग को ढूंढना वो पूरा किया, इसलिए उसने ऑफर की एक्सेप्टेंस करी और वो कॉन्ट्रैक्ट में बदला। और जो मालिक है वो बाइंड है रिवॉर्ड देने के लिए उस पर्सन को जो डॉग को ढूंढ के लाया। मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग में से एक ढूंढ के लाया, तो सिर्फ वो ही रिवॉर्ड के लिए एंटाइटल होगा और उसी का जो ऑफर है एक्सेप्टेंस में बदलेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा, ठीक है। ये चीज इस एग्जाम्पल में लिखी हुई है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स केस लॉ। जो केस लॉ जनरल ऑफर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, ठीक है। अब इस केस में जो कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी है ये है हमारी डिफेंडेंट, ओके। और जो कार्लिल है एक पर्सन है, ये है हमारा प्लेंटिफ, ओके। सो अब क्या है, ये जो ये कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है कार्बोलिक स्मोक बोल, ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। अब इस कंपनी का कहना था कि जो भी हमारे इस बॉल को कंज्यूम करेगा, कितने टाइम तक, 3 बार एक दिन में, 3 टाइम्स अ डे और कंटिन्यूअसली 2 वीक्स तक, उसे कोई भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा मतलब सर्दी जुकाम बुखार टाइप। और अगर किसी को लगातार एक दिन में 3 बार कंज्यूम करने के बाद ये बॉल, वो भी लगातार 2 हफ्ते तक उसके बावजूद हो गया, तो हम उसे 100 पाउंड का इनाम देंगे, ठीक है। और एक पर्सन था जिसका नाम है कार्लिल, जो कि प्लेंटिफ इस केस में। अब वो इस एडवर्टीजमेंट के सामने आया, उसने देखा, वो गया केमिस्ट शॉप पे बड़े जोश में और उससे खरीद के लाया इस कंपनी का प्रोडक्ट। क्या है नाम, कार्बोलिक स्मोक बोल। जब वो खरीद के लाया कार्बोलिक स्मोक बोल, उसने लगातार फुल मजे से
एक दिन में 3 बार खाई और कंटिन्यूसली यही एक दिन में 3 बार जो खाने वाला प्रोसेस है 2 हफ्ते तक रिपीट किया। उसके अलावा जो बाकी कंडीशन होंगी वो भी उसने फुलफिल करी। उसके बावजूद उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। अब वो गया कंपनी पे, कहता मेरे को रिवॉर्ड दो। कंपनी कहे नहीं देंगे। उसने केस किया। केस जब किया तो क्या हुआ, कोर्ट ने बोला सबसे पहले भाई साहब कंपनी को, क्या आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया था? नहीं, आपने जनरली पब्लिक को दे दिया था। तो ये पहली कैटेगरी है, ये जनरल ऑफर है, ठीक है। उसके बाद आपके ऑफर में एक्सप्रेसली रिटर्न था कि अगर एक दिन में 3 बार और कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक एक दिन में 3 बार बंदा ये आपका प्रोडक्ट खाता है, उससे इन्फ्लुएंजा, कोल्ड या अदर कोल्ड रिलेटेड डिसीज नहीं होगा, और अगर हुआ तो आप 100 पाउंड दोगे। एक्सप्रेसली रिटर्न है आपके ऑफर में। तो जो ये कार्लिल प्लेंटिफ है, इसने आपकी सारी बात मानी जो कंडीशन थी, और जो एक्स्ट्रा कंडीशन थी वो भी मानी। तो जब इसने कंडीशन मानी और परचेज किया, खाई और बाकी एडिशनल कंडीशन को फॉलो किया, तो ये जो इसका एक्ट था ये हमें बताते हैं कि इसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया। और जब उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना और आपकी जो टर्म थी कि नहीं होगा वो वायलेट हुई, इसलिए आप बाइंडिंग है कि आपको 100 पाउंड का इनाम देना है। क्यों? क्योंकि आपने बोला था इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, लेकिन उसने सब कुछ ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हुआ, तो आपको आप लीगली बाइंड है कि आपको अवार्ड देना पड़ेगा कार्लिल को, जो कि है प्लेंटिफ। तो कोर्ट ने उसे अवार्ड दिलवाया, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ऑफर जो कि कैटेगरी हाउ मेड में आता है, वो है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर बिल्कुल ही उल्टा है जनरल ऑफर के। क्या? जनरल ऑफर पब्लिक को दिया जाता है, पूरी किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया जाता, जबकि स्पेसिफिक ऑफर जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है। ओके, तो अब मान लो पर्टिकुलर पर्सन है, तो अब उसको ऑफर दे दिया, अब ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट में बदलना है, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है। तो एक्सेप्ट भी वो ही पर्सन करेगा जिसको ऑफर दिया गया, मतलब ऑफर जिस पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया वो ही पर्टिकुलर पर्सन उस ऑफर को अगर एक्सेप्ट करेगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन की जगह कोई और पर्सन एक्सेप्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलेगा। मतलब आप देखिए, ए ने बी को कोई ऑफर दिया, अब बी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, पर सी जो कि कहीं भी इसके बीच में है नहीं, सी कहीं से आता है और ए को बोलता है मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो ये स्पेसिफिक ऑफर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ बी को दिया गया तो बी ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तब जो हमारा एक केस है बोल्टन वर्सेस जॉन्स का। ओके, बोल्टन वर्सेस जॉन्स का जो केस है वो बहुत ही रूट केस है, जो कि स्पेसिफिक ऑफर के कंसेप्ट को एग्जिस्टेंस में लाता है, ठीक है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पे ना एक हमारा, मैं एक मिनट ये इरेज कर दूं, हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या था कि एक प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ ने एक बिजनेस को एक्वायर कर लिया, मतलब एक किसी पर्सन का बिजनेस ले लिया, और जिस पर्सन का उसने बिजनेस लिया उस पर्सन का नाम था ब्रोकलहर्स्ट। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ, प्लेंटिफ ने एक पर्सन का बिजनेस ले लिया और उस जिस पर्सन का बिजनेस लिया उसने, प्लेंटिफ ने, उसका नाम था ब्रोकलहर्स्ट, ठीक है। अब एक और है बंदा डिफेंडेंट है, जो कि इस केस में डिफेंडेंट क्या था, उसको ये बात का पता नहीं था कि जो ब्रोकलहर्स्ट है उसका बिजनेस एक और पर्सन ने ले लिया, जो कि इस केस में प्लेंटिफ, ठीक है। अब उसे ये चीज पता नहीं थी डिफेंडेंट को, तो डिफेंडेंट महाराजा गए उसके बिजनेस की जगह पे, वहां जाके कुछ खरीदा, कुछ कंज्यूम किया गुड्स को, और उन गुड्स कंज्यूम करने के बाद जब इनवॉइस आई डिफेंडेंट के हाथ में, उसे था कि यहाँ पे ओनर नेम ब्रोकलहर्स्ट लिखा था, लेकिन वहां पे लिखा था प्लेंटिफ का नाम। वो हैरान कि ये तो ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस था, अब यहाँ पे प्लेंटिफ कैसे आ गया, प्लेंटिफ का कैसे हो गया बिजनेस, जो पर्सन इस केस में प्लेंटिफ है वो। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें मेरे को बताना चाहिए था, प्लेंटिफ को बोलते कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि ये ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस नहीं रहा बल्कि तुमने ले लिए। तो डिफेंडेंट क्या करता है, कहता है कि डिफेंडेंट कहते हैं प्लेंटिफ को कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। अब प्लेंटिफ नाराज, वो कहता है मैं केस फाइल करूंगा, केस फाइल कर दिया,
कोर्ट में मामला, कोर्ट में क्या बताया गया, कोर्ट कहते हैं कि जो डिफेंडेंट है, जो उसने मना किया पैसे देने से प्लेंटिफ को, वो बिल्कुल राइट है। क्यों? जब भी एक कोई बंदा ऑफर देता है और सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हमें पता है। अब इस केस में एक जो डिफेंडेंट है उसने पर्टिकुलर जो ऑफर था उसका, वो बेसिकली ब्रोकल हर्स्ट के रिगार्डिंग था, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक था ब्रोकल हर्स्ट के, क्योंकि वो उसी की दुकान से सामान खरीदना चाह रहा था, ठीक है। उसके बारे में इसे नहीं पता था कि वो प्लेंटिफ की दुकान होगी अब। तो कोर्ट कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा ऑफर होता है तो वो ब्रोकल हर्स्ट के लिए एक स्पेसिफिक ऑफर है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन के लिए डिफेंडेंट ने रिक्वेस्ट की थी गुड्स से, स्पेसिफिक पर्सन से डिफेंडेंट ने गुड्स की रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। और अब इसीलिए जो डिफेंडेंट है उसकी लायबिलिटी राइज नहीं होती है कि वो पेमेंट करे प्लेंटिफ को, क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑफर था। और इन केसेस में जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही किया जाना है, कुछ उसकी पर्सनल सर्विस के लिए, सच एज राइटिंग अ बुक लिखने के लिए या पेंटिंग बनाने के लिए, या कोई और सर्विस जो कि सिर्फ वही पर्सन चाहते हैं वही पर्सन करे, या उन दोनों के बीच में अगर सेट ऑफ है, ठीक है, तो कोई और पर्सन बिना कंसेंट के उसकी अथॉरिटी नहीं ले सकता, ठीक है। अगर हम इसे सिंपल दूसरे वर्ड्स में देखें तो अगर ऑफर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर है तो वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकता बिना उसके कंसेंट के, जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके कंसेंट के। तो अगर ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, वो किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो सकता बिना स्पेसिफिक पर्सन के कंसेंट के। अब इस केस में मैंने आपको एक फैक्ट जान के नहीं बताया, जो कि अब मैं बताऊंगा, वो बेसिकली रिगार्डिंग है सेट ऑफ का। अब हमने क्या देखा है, जहां पर जिन कॉन्ट्रैक्ट में, जहां एक केस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के साथ ही है, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए, पर्सनल सर्विस जैसे कोई बुक लिखने के लिए, पेंटिंग क्रिएट करने के लिए, या कोई और सर्विस जो कि वो पर्सन कर सकता है, या उन पार्टीज के बीच में अगर सेट ऑफ है तो कोई और पर्सन उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और पर्सन को बिना कंसेंट के, उस स्पेसिफिक पर्सन के, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों जो मैंने क्राइटेरिया बताया, क्या पर्सनल सर्विस के लिए कोई और सर्विस यूनिक है या सेट ऑफ है, तो इस केस में इन दोनों के बीच में सेट ऑफ था। किसके बीच में? जो ब्रोकल हर्स्ट और डिफेंडेंट है। सेट ऑफ का क्या मतलब है? अगर आप नेट पे सर्च करोगे सेट ऑफ मीनिंग इन लॉ, तो ये बेसिकली हमारा एक ऑर्डर 8 है सीपीसी का, और उसमें रूल 6 है मेरे हिसाब से, ऑर्डर 8 रूल 6, उसमें डिटेल में बताया हुआ है सेट ऑफ का मतलब, ठीक है। तो सेट ऑफ का क्या मतलब है कि जब एक पार्टी, जैसे मान लीजिए मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ए ने बी को उधार दिए पैसे 100 रुपया, उसके कुछ समय बाद ए को जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो बी से ए ने उधार लिए 50 रुपए सॉरी, ए ने बल्कि पहले बी को, आप दोबारा समझिए एक बार, ए ने बी को उधार दिए 100 रुपए, फिर कुछ समय बाद बी ने ए को उधार दिए 50 रुपए, दोनों ने अभी तक पैसे रिटर्न नहीं करें। ए ने जो बी को पैसे दिए थे 100 रुपए, बी ने वो रिटर्न नहीं करें, बी ने जो पैसे दिए थे ए को 50 रुपए, ए ने वो नहीं रिटर्न करें। अब अगर आप सिंपल मैथ लगाओ, सिंपल, ए ने बी को 100 रुपए उधार दिए, तो ए के 100 रुपए बी के ऊपर उधार है, बी ने उसके बाद कुछ समय बाद बी से ए ने पैसे मांगे और बी ने 50 रुपए ए को दिए। अब अगर हम सिंपल मैथ लगाएं तो ए के 50 रुपए तो वसूल हो गए पिछले वाले 100 से, है ना, तो उसके 50 रुपए नेट रह गए। तो जो ये चीज हुई है, जो ए ने तिगड़म चला के बी से अपने 50 रुपए तो निकलवा लिए जैसे, तो ये जो तिगड़म लगा के बी की डेप्ट रिड्यूस हुई और ए को उसके जो डेप्ट में पैसे दिए हुए थे वो वापस मिले हैं, चाहे हाफ 50% ही मिले हैं, 50 रुपए मिले हैं। तो जो ये डेप्ट रिड्यूस हुई है, इससे ही लॉ की टर्म्स में मैंने सेट ऑफ कहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है और वो भी सिर्फ किसी पार्टी की पर्सनल सर्विस लेने के लिए, जैसे राइटिंग अ बुक, या किसी कुकिंग के लिए, किसी को कहते हैं कि मैं उसी के हाथ का खाऊंगा खाना, वैसा सिस्टम, या कोई और यूनिक चीज कराने के लिए, या दोनों पार्टीज के बीच में अगर सेट ऑफ है तो वो ऑफर की जो परफॉर्मेंस है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती बिना स्पेसिफिक पर्सन की परमिशन या कंसेंट की। तो इस केस में जब दोनों पार्टीज के बीच में सेट ऑफ था, डिफेंडेंट और ब्रोकल हर्स्ट के बीच में, तो प्लेंटिफ को डिफेंडेंट क्यों पैसे पे करे, समझ रहे हो?
आप इसी सिचुएशन से रिलेट करके देखो, ठीक है। तो डिफेंडेंट पैसे प्लेंटिफ को क्यों दे, वो तो सिर्फ ब्रोकलहर्स्ट को ही देगा, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है प्लेंटिफ को पैसे देने के लिए। और जो मैंने आपको 3 बताई, पर्सनल सर्विस, यूनिक चीज़ और सेटअप, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ तक आप ये पढ़िएगा, बहुत आसान केस है, समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अदर टाइप्स ऑफ ऑफर्स की कैटेगरी है वो है क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है। ये हम करेंगे पार्ट 2 में इस वीडियो के, ओके। चलिए, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, तब के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, बाय।